भाइयों, मैं कर्नाटक से आता हूं। अक्सर हमारे पास हिंदी कम बोली जाती है और कम समझते हैं। उस इलाके से मैं आ रहा हूं और मैं आपको अपने ही दक्षिणी हिंदी में बात करूंगा और उससे थोड़ा कुछ आपको फर्क भी महसूस हुआ तो शायद उसका अर्थ तो समझ ही जाएंगे। आज महाराजगंज का देश इतिहास में विशेष स्थान है। इसी जिले में भगवान बुद्ध की ननियाल रही है ना? अभी आपको भी मालूम नहीं पक्का। ये लोकोलीय गणतंत्र जो 700 बीसी और 500 बीसी के बीच इस इलाका एक खुद को अपना ही गणतंत्र यहाँ पर होता था, जिसको बाकी के लोग छाती पे हाथ रख के बोलते हैं कि हमारे देश में बहुत दिन से 2600 पहले ये भारतीय गणतंत्र था। वो था, इस इलाके में था, इस एरिया में था और बुद्ध के स्थान पर था। इसीलिए हमको डेमोक्रेसी बचाना है। और 1857 के महान क्रांति युद्ध में भी यहां बहुत बड़ा आंदोलन हुआ और उसमें हिस्सा भी लिए। ऐसे एक महान नेता और खास करके इधर लोगों को ज्यादा से ज्यादा जो पहले के सांसद थे प्रोफेसर सिब्बनलाल सक्सेना जी, वो भारतीय संविधान सभा के सदस्य थे और संविधान बनाने में उनका बड़ा योगदान था। उसी ढंग से यही हमारी पार्टी के नेता वीर बहादुर सिंह जी भी राजनीति भी आरंभ यहाँ से हो गई। 1985 में वे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने तो पूर्वांचल के विकास के लिए काफी काम किया। सांसद और विधायक के रूप में हर्षवर्धन जी ने दिल्ली और लखनऊ में महाराजगंज की आवाज बुलंद की। कांग्रेस सरकार में महाराजगंज 2 अक्टूबर 1979 में यहाँ पर जो जिला बना तो उससे भी ये आगे बढ़ा। लेकिन जिन्हें अपने महाराजगंज से सांसद चुना पंकज चौधरी, वे मोदी सरकार में केंद्रीय वित्त मंत्री राज्य मंत्री है। इन्होंने आपके लिए कुछ काम भी नहीं किया। नेपाल के साथ सादा बॉर्डर होने के कारण ये जिला राजनीतिक लिहाज से अहम है। फिर भी जिला मुख्यालय रेल लाइन से नहीं जुड़ा। मैं एक बार मुझे सिद्धार्थ नगर जाने का मौका मिला। उस वक्त हमारे सिद्धार्थ नगर के एमपी कांग्रेस में थी। वो आपको मालूम होंगे, एक दिन के 24 घंटे के मुख्यमंत्री थे। हाँ, जगदम्बा पाल। अब वो हमारे से छोड़ के चले गए और उसमें शामिल हो गए। मोदी के साथ खूब वो मिलते हैं, उनकी तारीफ करते हैं पार्लियामेंट में। लेकिन उस एरिया में अगर रेलवे लाइन को किसी ने जोड़ा और 3-4 रेलवे स्टेशन किसी ने दुरुस्त किया, वो मल्लिकार्जुन खड़गे ने करके दिया।
इसीलिए करके दिया। वहां पर जो गौतम बुद्ध के शिष्य उनको देखने के लिए जिनकी आस्था है, उसमें जो भक्ति रखते हैं, उनको लुम्बिनी पहुंचने के लिए हमने तीनों रेलवे स्टेशन करके हमने दिया और हम खुद आकर उसका उद्घाटन भी किया। यहां पर बहुत से शुगर मिल थे, वो भी गायब हो गए आज मोदी जी के जमाने में। और यहां के चीफ मिनिस्टर्स आज चुप क्यों बैठे, मेरे समझ में नहीं आ रहा। बातें तो बहुत करते हैं, कोई डबल इंजन की सरकार की बात करते हैं, खुद प्रधानमंत्री बात करते हैं हमारी सरकार डबल इंजन की सरकार है। भाई एक इंजन तो फेल हो गई, एक इंजन डिरेल हो गई, अब कहां तुम डबल इंजन की बात करते हो, उससे क्या होने। लेकिन हमने जो देश को आगे बढ़ाया, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी से लेकर जो काम किया, इंदिरा गांधी जी से लेकर जो काम किया, आज तक ये डबल इंजन वाले कुछ नहीं कर सके उनके सामने। बड़े बड़े प्रोजेक्ट बनाए, बड़े बड़े बांध बनाए, बड़े बड़े पुल बनाए, इनका काम क्या है, सिर्फ कांग्रेस को गालियां देना। शिवपाल जी सुबह उठते ही वो हमको ही गालियां देते, आप तो टीवी में देखते होंगे। सुबह उठते ही राम का नाम कम लेते हैं, कांग्रेस का नाम ज्यादा लेते हैं। ऐसे ये लोग इस विचारधारा के हैं। देखो, हम किसी व्यक्ति के लिए उनके खिलाफ नहीं लड़ रहे, चाहे वो मोदी हो चाहे वो योगी हो, उनके खिलाफ हम व्यक्तिगत नहीं लड़ रहे। दो विचारधारा की लड़ाई है। इसमें हमने एक विचारधारा चुनी जो गरीबों के लिए, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, दलितों के लिए, आदिवासी के लिए जो अच्छा है, वो रास्ता हम और हमारे गठबंधन के लोग चुने। और एक रास्ता है जो आरएसएस का, दलितों को कुचलने का और आदिवासियों को कुचलने का, पिछड़े लोगों को पीछे छोड़ने का, ये उनकी आइडियोलॉजी है। और वो हमेशा आते हैं, आइडियोलॉजी की बात करते हैं, देश की बात करते हैं। अरे देश को तो हमने बनाया। इस देश में एक सुई नहीं बनती थी, एक अन्न का दाना भी बड़े मुश्किल से बाहर देशों से हम गेहूं ला के लोगों को खिलाते थे। उस देश में आज अगर हरी क्रांति हुई है, वो पंडित जवाहरलाल नेहरू और हमारे इंदिरा गांधी जी के। बोलिए आप, ये करने के बाद भी कांग्रेस ने क्या किया? 70 साल में कांग्रेस ने क्या किया? अरे हम कुछ नहीं करते मोदी जी। आज लोकतंत्र में आप प्रधानमंत्री बोल के बैठ नहीं सकते थे। आप जो बैठे हमारे वजह से, क्योंकि हमने संविधान बनाया, क्योंकि हम लोकतंत्र को बचाया और लोकतंत्र के नाम पे हमने इस देश को कायम रखा। वही लोकतंत्र को, वही संविधान को आप तोड़ना चाहते हो, उसको खत्म करना चाहते हो। ये कभी नहीं होगा। इस देश के दलित, आदिवासी, पिछड़े लोग और भी लोग जो समझदार लोग हैं, किसान लोग, ये कभी आपको तोड़ने नहीं देंगे। आप टूट जाएंगे लेकिन संविधान कभी टूटेगा नहीं, लोकतंत्र कभी हटे खराब नहीं होगा, हम करने नहीं देंगे। तो ये हमारे गठबंधन की
सरकार इसलिए आज मजबूत होके ठहरी है। ये देखकर मोदी जी को जरा, मोदी जी तो घबरा गए हैं, क्योंकि मैं व्यक्तिगत उनके नाम से नहीं हूं, मैं पहले ही बोला कि हमारी आइडियोलॉजिकल फाइट है और विचारधारा का जब लड़ाई होती है तो हम जो आपके विचार गरीबों के साथ हैं हम, और मोदी जी अमीरों के साथ है ना? अमीरों के साथ है, हम गरीबों के साथ है। इसीलिए नरेगा स्कीम हमने लाया या नहीं लाया? और इसीलिए हमने खाद्य का, आहार धान्य का हमने गारंटी दी, फूड सिक्योरिटी लाया कि नहीं लाया? जोर से बोलो, तुम्हारे में ताकत नहीं है। अरे ये फूड सिक्योरिटी अगर नहीं होती, लोग आज तक भूखे मर जाते थे, कोविड में तो खत्म होते थे। इसने क्या किया? 5 किलो देकर मैं 80 करोड़ लोगों को फ्री खाना खिला रहा हूं। अरे भाई, 35 किलो देकर मैं यहां बैठा हूं, तुम 5 किलो की बात कर रहे हो? हाँ? और बोल रहे ये मोदी है तो मुमकिन है। ठीक है भाई, मुमकिन क्या है? महंगाई मुमकिन है, बेरोजगारी मुमकिन है, पेट्रोल महंगा हो गया ये मुमकिन है, गैस महंगा हो गया ये मुमकिन है, डीजल महंगा हो गया ये मुमकिन है, किसानों की फर्टिलाइजर महंगी हो गई ये मुमकिन है, और उसी तरह से जीएसटी डालकर हमारे मजदूरों को, हमारे किसानों को तंग करने वाले मोदी सरकार है। ये मोदी जी आप है तो ये सब मुमकिन है। अगर हमारी सरकार आएगी, गठबंधन सरकार बनेगी, जितने भी किसानों पर टैक्स है, वो चाहे ट्रैक्टर का हो, ट्रैक्टर टायर का हो, फर्टिलाइजर का हो, औषध का हो, ये सब हम हटा देंगे। भाइयों, हमने बहुत कुछ बनाया, सब आंखों को देखते हैं। बड़े बड़े पब्लिक सेक्टर बनाए, कारखाने बनाए, लाखों लोग हमारे काम करते थे। उसको खत्म किसने किया? एक एक करके किसने बेचा? आप बोलिए। ये बेचने वाला सरकार है। हमारी संपत्ति तुम्हारे मेहनत से, तुम्हारे टैक्स से जो बनी हुई कारखाने थे, एयरपोर्ट थे, पोर्ट थे, ये सब बेच रहे, एक एक करके बेच रहे। और किनको दे रहे? अमीर लोगों को दे रहे। भाई 16 लाख करोड़ आप अमीरों का कर्ज माफ करते हो, आप गरीबों का और किसानों का कर्ज माफ क्यों नहीं किए? मैं ये पूछता हूं, किए उन्होंने? लेकिन हमारी सरकार जब थी यूपीए की, उस वक्त 72,000 करोड़ रुपए मनमोहन सिंह जी और सोनिया गांधी जी ने माफ कर दिए। ये है अच्छे सोच वालों का काम, और वो है देश बेचने का काम। और देश बेचने के लिए आज ये कारखाने बेच रहे हैं, कल आप सब लोगों को भी गिरवी रखेंगे, वो गुलामी में रखेंगे। और गुलामी में रखने के लिए ही वो कोशिश कर रहे। संविधान चले गया तो हम सब गुलाम बनेंगे। हमारे जो बुनियादी हकूक है वो चले जाएंगे। फंडामेंटल राइट्स के साथ साथ हमको जो रिजर्वेशन मिले वो रिजर्वेशन भी चले जाएगी। बैकवर्ड को मिला
आदिवासी को मिला, दलित को मिला, कमजोर वर्गों को मिला। ये सब संविधान बदलने के बाद इनकी जो मंशा है, बदलकर इनको जहां के वहां रखना। जो पहले कैसे थे गुलामों के जैसे, वैसे ही इनको रखना। ये काम मोदी जी कर रहे, उनकी सरकार कर रही। हम नो देश आगे बढ़े। अरे आप वोट पूछना है तो आप वोट पूछिए, तुम्हारे काम पे पूछिए। मैं बुलेट ट्रेन लाता हूं बोले, सुने नहीं? बुलेट ट्रेन सुने? बुलेट ट्रेन लाता हूं। कहां से? अहमदाबाद से बंबई। कितना किलोमीटर? 500 किलोमीटर। 500 किलोमीटर के लिए उन्होंने 1 लाख करोड़ रुपए जापान से कर्जा लिया, और कर्जा लेके वो क्या कहते हैं, बुलेट ट्रेन लगाओ। कहां है भाई तुम्हारी बुलेट ट्रेन? कर्जा तो लिए, कहां खर्च करे? क्यों 500 किलोमीटर के बजाय, जैसा कि हमारे वक्त नेहरू जी के वक्त हमने बड़े बड़े रेलवे लाइन डाले, बोगी फैक्ट्रियां करी, इंजन फैक्ट्री करे, बहुत से जगह काम हमने करके दिखाया। इन्होंने बगैर काम करे हुए सब क्रेडिट लेना चाहते हैं। इनकी पार्टी वैसी है। ये आरएसएस वाले तो ऐसे हैं, अगर उनको आप उंगली दिए तो आदमी को ही निगल लेते हैं। अगर उंगली आप उनको दे दिए तो पूरा आपको निगल लेंगे। ये उनका है, क्योंकि हम देख रहे बहुत से नेताओं को 888 नेताओं को उन्होंने ईडी के केस में, सीबीआई के केस में, आईटी के केस में अंदर कर दिया। और एमएलएस, एमपीस, इनको भी अंदर कर दिया। और बाद में उनसे दोस्ती करके उन्होंने कहा, भाइयों या हमारे साथ रहो तो ठीक है, अगर नहीं रहेंगे, ईडी है, इनकम टैक्स है, सीबीआई है। आप देखिए, तो डरा डरा के सब लोगों को उन्होंने अंदर लिया और सरकारें तोड़ी। आप देखिए, ऐसी सरकार आपको होना चाहिए जो लोगों में फूट डालती है। तो इसीलिए मैं बहुत जगह बोला, शाह और मोदी के पास बहुत बड़ी लॉन्ड्री है। शिवपाल जी, बहुत बड़ी लॉन्ड्री है। उस लॉन्ड्री में मैं समझा था कपड़े धोते हैं, क्लीन होके आते हैं। कोई पैंट डालता है, धो के आता है, शर्ट डालता है। लेकिन मुझे यह मालूम नहीं था इनके लॉन्ड्री में इतनी बड़ी मशीन है, कलंकित आदमी को अगर उस वॉशिंग मशीन में डाले तो वो पवित्र होके क्लीन होके आता है। आदमी को धोने वाला मशीन मैं ही नहीं देखा। अगर आप कोई देखे हैं तो बताइए। तो ये शाह की करामत है, मोदी जी की करामत है। लोगों को डरा डरा के उन्होंने बहुत कुछ अपनी हुकूमत चलाने के लिए चालाकी की। लेकिन आने वाले दिन में ये नहीं चलेगा। 2024 के इलेक्शन में आपकी गवर्नमेंट नहीं आएगी, गठबंधन सरकार आएगा। और हमने जो भी प्रॉमिस किया है वो जरूर हम आपको देंगे। और उन्होंने जो भी कहा, आपको मालूम ही है, सबके जॉब में 15-15 लाख काला धन ला के डालता हूं बोले। बोले या नहीं? बोले थे या नहीं? 2-2 करोड़ नौकरियां देने का बोले थे या नहीं? किसान की आमदनी डबल करने का बोले थे या नहीं? तो ये सब झूठे हैं।
अरे प्रधानमंत्री कैसा झूठ बोलता है, आप झूठ बोल रहे हैं ये सब लेके। वो सच है कि आप सच है? अगर आप सच है तो हाथ उठाओ। मोदी झूठा है, इसीलिए मैं बार बार ये कहता हूं झूठों के सरदार है। और ये आदमी अगर फिर से आएगा, आगे इलेक्शन नहीं होंगे, दलितों के कोई कैंडिडेट नहीं होंगे, आदिवासी के नहीं होंगे, कोई बैकवर्ड महिला कोई भी कैंडिडेट नहीं होंगे। हम क्या गलती कर रहे हैं? हम तो बोल रहे भाई आप कुछ नहीं करे, हम ये करने वाले हैं। हमने बोला 5 न्याय हम करेंगे, एक युवा न्याय, एक महिला न्याय, एक किसान न्याय, एक श्रमिक न्याय और एक जो है उन लोगों को हिस्सेदारी न्याय। ये 5 बोले हम, 5 न्याय और 25 गारंटी। महिलाओं को सालाना 1 लाख रुपए देने का वायदा हम किए हैं। ये आपको चाहिए या नहीं बोलिए? 1 लाख रुपए सालाना हमारे महिलाओं जो घर की मुखिया होती है उसको देंगे। ये ठीक है ना? किसानों को हम बोले तुम्हारी गारंटी लीगलाइज करेंगे, ये ठीक है ना? युवाओं को हमने बोला सालाना 1 लाख रुपए देकर ट्रेनिंग देंगे और जो भी युवक उस ट्रेनिंग में पास होने के बाद उनके नौकरी के लिए हम पूरी कोशिश करेंगे। ये हमारा वायदा, ये भी ठीक है ना? और उसके बाद हमने और एक बात बोली, जाति जनगणना, जिसके लिए हमेशा हमारे शिवपाल जी और लोहिया जी पहले बोलते थे। लोहिया जी तो इस पूरा उत्तर प्रदेश और बिहार में छा गए थे, वो हमारे एरिया में भी आके बात करते थे। उन्होंने हमेशा बैकवर्ड क्लास के लिए, दलितों के लिए बहुत कुछ बातें उन्होंने रखी। अगर आज कुछ आवाज दिख रहा है वो लोहिया के वजह से दिख रहा है, ये आप समझ लीजिए। देश बचा पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की वजह से, और आज गरीबों में, पिछड़े लोगों में आवाज आया वो लोहिया के वजह से। और देश का संविधान बचा, अब सबको समान अधिकार देने। मोदी जी शाहजादे प्रिंस, अरे प्रिंस नहीं भाई, वो तो गरीबों का एम्परर है, गरीबों का एम्परर है। और उसको जो आदमी कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक चला और मणिपुर से लेकर महाराष्ट्र तक उन्होंने आंदोलन किया, उसको बोल रहे आप प्रिंस? अरे उन्हें गरीबों से मिला, महिलाओं से मिला, बच्चों से मिला, जर्नलिस्ट से मिला, हर एक आदमी से मिलके उनके दुख और दर्द को समझ के उन्होंने मैनिफेस्टो तैयार की। हम लोग भी उसमें शामिल थे, वही मैनिफेस्टो हम आपके सामने रख रहे हैं। ये सब आपके सामने रख रहे हैं। मोदी जी क्या करे भाई? अब तो मैं बोल नहीं सकता, अगर टीका करे तो लोग बोलेंगे कि हाँ, आपने तो गरीबी की बात तो बहुत करते हैं, लेकिन गरीबी के साथ आप दूसरों को देख के तो कम से कम अब ठीक ढंग से चलो ना। अब लाखों लाखों रुपए का कोट पहनना, लाखों रुपए का चश्मा पहनना, लाखों लाखों रुपए का घड़ियाल पहनना, ये तो छोड़ दो ना तुम। वो तो राहुल गांधी ने तो छोड़ दिया, सिर्फ अब पैंट एक बनीन पे फिर रहे। तुम भी फिरो, तुमको सब कुछ होना
गरीबों के नाम पे होना। तो ये गरीबों को लूटने वाले लोग हैं। सबक सिखाओ और कहो भाई अब बहुत हो गया तुम्हारा, यहां से निकल जाओ। तो मैं इतना ही कहते हुए मैं अपने शब्द को समाप्त करता हूं और आपसे एक निवेदन करता हूं। मैं जोर से 2 स्लोगन दूंगा। एक कहूंगा मोदी हटाओ, आप कहेंगे देश बचाओ। मोदी हटाओ, देश बचाओ, मोदी हटाओ, देश बचाओ, मोदी हटाओ, देश बचाओ। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। जय हिंद। सबको धन्यवाद, नमस्कार, फिर मिलेंगे।